हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक है। आई एम लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कॉपर और इसके अलॉयस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेटल जो होता है वो दो टाइप का होता है, फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस मेटल का मतलब है कि वैसा मेटल जिसमें आयरन जो है वो प्राइमरी एलिमेंट हो। तो अगर जो आयरन हो वो अगर प्राइमरी एलिमेंट हुआ तो हम उसे बोलेंगे फेरस मेटल्स। और आयरन के अलावा बाकी जितने भी मेटल है उसको बोला जाता है नॉन फेरस मेटल्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि नॉन फेरस मेटल और अलॉय की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, या नॉन फेरस मेटल जो है फेरस मेटल से कैसे बेटर है। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है नॉन फेरस मेटल का। तो फर्स्ट देखिए, एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे आपको पॉइंटर से दिखाता हूँ। फर्स्ट है एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। ज़्यादातर यूज़ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के लिए हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं। जो वायर आती है वो कॉपर की होती है। इसके अलावा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनकी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण हम इसका यूज़ जैसे कि कंटिन्यूस कास्टिंग होता है उसके मोल्ड बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है इस सबकी। और इसकी जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है कि जितने भी नॉन फेरस मेटल है उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो कॉपर को आप बहुत पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बहुत पतले वायर भी बना सकते हो। तो ये दोनों अच्छी होती है। और साथ ही साथ इसका मशीनिंग करना भी बहुत आसान होता है। इसके बाद इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फेरस मेटल्स। किसी भी टेम्परेचर में इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा एक और एडवांटेज इसमें ये है कि लाइट वेट होता है। जैसे कि एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, तो ये लाइट वेट होता है। तो ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हमें वेट कम करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि एरोप्लेन के लिए है, तो वैसे जगह पे हमें वेट कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये मेटल जो है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसका लाइट वेट होता है। इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट अलाउ है, कुछ जो होती है मेल्टिंग पॉइंट की कम होती है। जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इस कम्पेयर टू फेरस मेटल काफ़ी कम है। तो उसी का फ़ायदा, उसी का यूज़ करके हम उसका सोल्डर्स बनाते हैं। सोल्डर जनरली बनता है टीन और लेड से। तो जो सोल्डरिंग करते हैं उसका जो फिलर मेटल होता है उसको सोल्डर बोलते हैं। तो जो सोल्डर होता है वो टीन और लेड का बना होता है। तो इसका एक एडवांटेज है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसके अलावा अट्रैक्टिव कलर होता है। जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं उनका कलर काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि गोल्ड का गोल्डन कलर होता है, ब्रास का भी कलर बहुत अच्छा होता है, ब्रास ब्रॉन्ज का। तो अट्रैक्टिव कलर होना भी इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा स्ट्रेंथ जो है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है नॉन फेरस मेटल का। सबका नहीं होता, लेकिन कुछ अलॉयज होते हैं जिनका हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट अलॉय, इसका जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा होता है हाई टेम्परेचर पर भी। वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टेलाइट, तो स्टेलाइट ये है अलॉय है जिसमें 27% क्रोमियम, 3% निकिल, 5% मोलिब्डेनम और बैलेंस कोबाल्ट होता है। तो इसका जो वियर रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है स्टेलाइट का। हर एक नॉन फेरस मेटल का तो नहीं होता, बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं या फिर नॉन फेरस अलॉयज होते हैं जिनका वियर रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा बियरिंग प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती है। बियरिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम हो। तो बियरिंग प्रॉपर्टी जो होती है नॉन फेरस मेटल की बहुत अच्छी होती है, जैसे कि वाइट मेटल और बैकविट मेटल का। तो फिर चलिए अब हम देख लेते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में स्पेशली अब स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कॉपर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है कॉपर की, वो है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसीलिए ज़्यादातर हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के लिए। ओके, सेकंड है
एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण कंटिन्यूस कास्टिंग के मोल्ड बनाने के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। वैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस जहाँ पे हाई थर्मल कंडक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ज़्यादातर कॉपर का यूज़ किया जाता है। थर्ड है गुड डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, तो कॉपर की डक्टिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण हम इसे बहुत पतले शीट के फॉर्म में रोल कर सकते हैं, वहीं बहुत पतला वायर इसका हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, इसकी मशीनिंग करना, ठीक है, इसको कटिंग करना काफ़ी आसान होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से कोई भी पार्ट बना सकते हैं कॉपर से। नेक्स्ट है गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, ओके, तो कॉपर का कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है इजी टू वेल्ड बाय सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, तो जो भी कॉपर होता है, कॉपर अलॉय होता है, उनको वेल्ड करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फेरस मेटल्स। सिंपली बाय सोल्डरिंग और ब्रेजिंग हम इसको वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर इज़ ए नॉन मैग्नेटिक, तो कॉपर जो है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब लोहे से, मतलब चुंबक से ये चिपकता नहीं है, और नॉन मैग्नेटिक होने के कारण इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ अट्रैक्टिव कलर, तो कॉपर का जो कलर होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। साथ ही साथ इसका जो कॉपर का अलॉयज है, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, उसका भी कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो कुछ एप्लीकेशन के लिए अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, तो अट्रैक्टिव कलर जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ बेबिट मेटल बनाने में या बेयरिंग बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेड्स ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे ग्रेड्स ऑफ प्योर कॉपर, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेड्स के कॉपर आते हैं, लगभग 8-9 टाइप के ग्रेड्स आते हैं। यहाँ पे आपको मैं केवल 4 ग्रेड के बारे में बताऊँगा, 4 इंपॉर्टेंट ग्रेड के बारे में, बाकी आप विजेंद्र सिंह की बुक से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट है ऑक्सीजन फ्री हाई कंडक्टिव कॉपर, तो ये यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन फ्री, मतलब इसमें किसी भी अमाउंट में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसमें कॉपर का परसेंटेज होता है 99.95% कॉपर, ठीक है। तो अब इसको ऑक्सीजन फ्री बनाने के लिए इसका प्रोडक्शन जो है स्पेशल टेक्निक के थ्रू होता है, बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। इसमें एक वैक्यूम एटमॉस्फेयर होता है जिसमें इसका प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि क्या है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो कॉपर के अंदर नहीं जा पाता, और ऑक्सीजन कंटेंट कम होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसका ज़्यादातर यूज जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पर्पज़ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डीऑक्सीडाइज्ड लो फॉस्फोरस कॉपर, तो इसमें जो फॉस्फोरस कंटेंट है वो 99.92% होता है, ठीक है, और 0.009% तक फॉस्फोरस होता है। तो ये फॉस्फोरस एक्चुअली में कहाँ से आता है, हम यहाँ पे फॉस्फोरस को एज ए डीऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस को हम यहाँ पे एज ए डीऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस जो है वो कॉपर में रह जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डीऑक्सीडाइज्ड लो फॉस्फोरस कॉपर। तो फॉस्फोरस के प्रेजेंट होने की वजह से कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए इस टाइप के कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। और फॉस्फोरस मिलाने का एक एडवांटेज ये होता है कि कॉपर में अगर फॉस्फोरस हो कुछ अमाउंट में, तो इसको वर्किंग करना, हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, इजी टू वेल्ड हो जाता है, इसका वेल्डिंग करना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि वाटर पाइप, बॉयलर और हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आर्सेनिक टफ पिच कॉपर, ओके, तो यहाँ पे आर्सेनिक क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट में आर्सेनिक होता है, और आर्सेनिक को एक्चुअली में यहाँ पे एज ए डीऑक्सीडाइजर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एज ए डीऑक्सीडाइजर यूज़ करने की वजह से इसमें कुछ अमाउंट में आर्सेनिक रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इट हैज़ 0.4% आर्सेनिक एंड 0.04% फॉस्फोरस, ठीक है, तो इतना अमाउंट में हम आर्सेनिक और फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये जो कॉपर है वो टफर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर रेजिस्टेंस टू स्केलिंग होता है, मतलब बाकी कॉपर के कंपेयर में ये टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस टू स्केलिंग है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसका जो ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो वेल्डेड वेजल, टैंक और कंडेंसर बनाने में किया जाता है, मतलब जो वेल्डिंग के थ्रू जो वेजल बनाते हैं या टैंक बनाते हैं
उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्री कटिंग कॉपर। ओके, तो फ्री कटिंग कॉपर से आप समझ रहे हो कि इसकी मशीनेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसका मशीनिंग करना काफ़ी आसान होता है। तो इस टाइप के कॉपर में जनरली 0.6% टेलेरियम या इतने ही अमाउंट में सल्फ़र प्रेजेंट होता है। ये जो टेलेरियम और सल्फ़र है वो मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका जो रेजिस्टेंस टू कोरोजन है वो बहुत अच्छा होता है, सरफेस फ्रीज बहुत ही अच्छा होता है, और इसका ज़्यादातर यूज जो है वो बोल्ट स्टड, कॉन्टेक्ट पिन और इसके अलावा स्विच गियर बनाने में यूज़ होता है। अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं अलॉय ऑफ कॉपर के बारे में, कॉपर का कितना अलॉय होता है। तो कॉपर का जो है 2 मेजर अलॉय होते हैं, एक होता है ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज। ओके, तो अगर कॉपर के अंदर अगर जिंक जो है वो मेजर अलॉइंग एलिमेंट है या प्राइमरी अलॉइंग एलिमेंट है तो हम इसको बोलेंगे ब्रास। ठीक है, हालांकि ब्रास में कुछ अमाउंट में अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में, लेकिन इसमें जो मेजर अलॉइंग एलिमेंट होता है वो जिंक होता है, तो हम इसको बोलते हैं ब्रास। अगर जिंक के अलावा अगर कोई दूसरा अलॉइंग एलिमेंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। ओके, तो अलॉय ऑफ कॉपर अदर देन जिंक इज कॉल्ड ब्रॉन्ज। ओके, ज़्यादातर जो ब्रॉन्ज होता है वो अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन होता है। अब देखिए, जो कॉपर अलॉय का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर कॉपर। ठीक है, तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, क्योंकि कॉपर अलॉय की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है कॉपर अलॉय में। तो सबसे पहला होता है कि कॉपर अलॉय हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस अलॉन्ग विथ इंक्रीज डक्टिलिटी। तो जो कॉपर अलॉय होता है उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होता है, साथ ही इसकी डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है कॉपर का, हम इसको बढ़ा सकते हैं अलॉइंग एलिमेंट ऐड करके, जैसे कि ऊपर मैंने पहले बताया। एक स्पेशल चीज़ है विदाउट मच डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब हम कुछ अलॉइंग एलिमेंट ऐड करके कॉपर के स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं विदाउट मच डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम किए बिना हम स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में भी कॉपर का कुछ स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कुछ अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कॉपर अलॉय जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज जो है इसको कास्ट करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर कॉपर। ठीक है, तो ब्रास और ब्रॉन्ज की कास्टिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि इसकी जो फ्लूइडिटी होती है और कास्टेबिलिटी जो होती है वो अलॉय ऑफ कॉपर की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कोरोजन रेजिस्टेंस। तो कोरोजन रेजिस्टेंस कॉपर अलॉय का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर कॉपर। ठीक है, मतलब ब्रास ब्रॉन्ज जो है वो ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू प्योर कॉपर। अब चलिए देख लेते हैं स्पेशल ब्रास के बारे में। तो स्पेशल ब्रास के बारे में, तो ब्रास के बारे में जैसे बताया कि ब्रास कंटेन जिंक इज ए प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट, मतलब अगर कॉपर के अंदर जिंक जो है प्रिंसिपल या मेजर अलॉइंग एलिमेंट है तब उसको बोलेंगे ब्रास। ठीक है, तो आप देखते हैं कॉपर और जिंक का एक बार फेज डायग्राम देख लेते हैं। कॉपर और जिंक का अगर हम फेज डायग्राम देखते हैं तो हमें 3 इंपॉर्टेंट फेजेस मिलते हैं। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फेज डायग्राम। ये इसका फेज डायग्राम है कॉपर और जिंक का। इधर कॉपर है, ठीक है, और इधर जिंक है। तो यहाँ देखिए ये अराउंड 39% जो है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है जिंक का कॉपर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम 39% तक जिंक मिलाते हैं कॉपर में तो हमें सिंगल फेज मिलता है, दैट इज़ ए अल्फा फेज। ओके, और जैसे ही हम एक्स्ट्रा और जिंक मिलाते जाते हैं तो उसमें 2 फेज अपीयर होने लगता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो 39% के बियॉन्ड अगर हम मिलाते जाते हैं कॉपर जिंक मिलाते जाते हैं तो उसमें सेकेंड फेज अपीयर होने लगता है। ठीक है, बीटा फेज। और अगर हम 60% से ज़्यादा या 59% से ज़्यादा अगर हम जिंक मिलाते हैं तो उसमें एक फेज़ आने लगता है जो कि है गामा फेज।
ओके तो यही जो फेज़ है वो डिसाइड करता है ब्रास की प्रॉपर्टीज़, इसका स्ट्रेंथ, हार्डनेस या डक्टिलिटी कितना होगा, ये फेज़ ही डिसाइड करता है। तो चलिए फेज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा फेज़। तो अल्फ़ा फेज़ हमें मिलता है जब जिंक का परसेंटेज 36 होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉपर के अंदर 36% तक जिंक मिलाते हैं तो इसमें हमें सिंगल फेज़ मिलता है अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा फेज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, और ये जो अल्फ़ा फेज़ है वो सॉलिड सॉल्यूशन है जिंक का कॉपर के अंदर में, ठीक है। इट इज़ ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। इसकी जो सॉल्युबिलिटी जो होती है मैक्सिमम होती है 39% एट 454 डिग्री सेल्सियस, मतलब 454 डिग्री सेल्सियस में इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, और ये ड्रॉप हो जाती है 32.5 डिग्री सेल्सियस में, 32.5% में एट 905 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है 32.5% 905 डिग्री सेल्सियस में, और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है 39% 454 डिग्री सेल्सियस में। और ये जो फेज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ डक्टाइल भी होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ एक्चुअली में थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू बीटा फेज़, बट डक्टिलिटी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको आसानी से इसमें कोल्ड वर्किंग किया जा सकता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में इसमें आसानी से कोई भी रोलिंग फोर्जिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं क्योंकि इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। वही जो बीटा फेज़ होता है, तो बीटा फेज़ अपीयर होता है जब जिंक का कंटेंट 46 to 50.6% के बीच में होता है, ठीक है। और 36 to 46% के बीच में हमें डबल फेज़ मिलता है, दैट इज़ अल्फ़ा और बीटा फेज़ मिलता है, ठीक है। तो बीटा फेज़ का स्ट्रक्चर होता है BCC। तो BCC भी, ये जो बीटा फेज़ है वो भी सॉलिड सॉल्यूशन होता है कॉपर और जिंक का। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ये हार्ड होता है, ठीक है। इसका हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वो अल्फ़ा फेज़ से ज़्यादा होता है, बट इट इज़ मोर ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर, बट बीटा फेज़ जो है वो ब्रिटल होता है रूम टेम्परेचर में, इसलिए हम इसका कोल्ड वर्किंग नहीं कर सकते। बट इसका अगर हम इसको हाई टेम्परेचर में ले जाए तो इसका हम हॉट वर्किंग कर सकते हैं, मतलब कोल्ड वर्किंग पॉसिबल नहीं है लेकिन हॉट वर्किंग इसका पॉसिबल है। नेक्स्ट आ जाइए गामा फेज़ में। तो गामा फेज़ जनरली किसी ब्रास में जनरली गामा फेज़ मिलता नहीं है, क्योंकि हम इतना जिंक ऐड करते ही नहीं है कि उसमें गामा फेज़ अपीयर हो सके, क्योंकि गामा फेज़ जो है प्रॉपर्टीज़ को बहुत ख़राब करता है, ये बहुत वीक और ब्रिटल होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए ये फेज़ जो है वो सूटेबल नहीं होता है। ये है कॉपर और जिंक का फेज़ डायग्राम, आप देख सकते हैं। तो इसको तो मैंने बता दिया अल्फ़ा बीटा फेज़ और गामा फेज़ के बारे में। ये यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। ये देखिए, ये जो कर्व आपको दिख रहे हैं ये बता रहे हैं आपको इलोंगेशन मतलब डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे हम जिंक ऐड कर रहे हैं डक्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, डक्टिलिटी सडनली जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब तक बढ़ रही है तब तक इसमें अल्फ़ा फेज़ होता है, ठीक है। और जैसे ही बीटा फेज़ अपीयर होने लगता है इसमें, इसकी डक्टिलिटी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है, क्योंकि जो बीटा फेज़ है उसकी डक्टिलिटी कम होती है, ठीक है, और उसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है। अब देखते हैं UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम जिंक मिला रहे हैं कॉपर में, स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो स्टिप मिलता है, ऊपर एकदम अचानक से बढ़ता है थोड़ा। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें बीटा फेज़ अपीयर होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि बीटा फेज़ जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको सडनली इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से ये ड्रॉप हो रहा है नीचे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लगातार बीटा फेज़ बढ़ने से बीटा फेज़ जो है वो ब्रिटल होता है। तो अगर ज़्यादा बीटा फेज़ हो जाता है तो मटेरियल धीरे धीरे ब्रिटल होने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें गामा फेज़ भी अपीयर होने लगता है। तो गामा फेज़ तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है UTS जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये देखते हैं अल्फ़ा ब्रास। तो अल्फ़ा ब्रास में जैसे मैंने बताया कि 36% जो इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, एक्चुअली में 36% ही है, मैक्सिमम 39 है लेकिन कम जो है 36 है। तो अल्फ़ा ब्रास के अंदर पे 36% तक जिंक होता है, ठीक है। और दीज हैव एक्सीलेंट कोल्ड फॉर्मेबिलिटी, मतलब इसकी कोल्ड फॉर्मेबिलिटी या
जो कोल्ड वर्किंग है उसका हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कोल्ड रोलिंग, कोल्ड फोर्जिंग या बैड ड्राइंग करना है रूम टेम्परेचर में तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हॉट फॉर्मेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो जिसका कोल्ड फॉर्मेबिलिटी अच्छी होती है उसकी हॉट फॉर्मेबिलिटी तो अच्छी होती ही है। ठीक है, इसलिए इसको कोल्ड वर्क ब्रास भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कोल्ड वर्किंग करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और इसका डक्टिलिटी ज़्यादा होने के पीछे एक ही रीज़न है कि इसमें हमें सिंगल फेज मिलता है, सिंगल अल्फा फेज मिलता है और इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है दे हैव गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मशीनेबिलिटी। तो इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ मशीनेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि अल्फा ब्रास के अंदर अगर 20% तक जिंक होता है तो इसका कलर रेडिश हो जाता है। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, इसलिए इसको रेड ब्रास बोलते हैं। वहीं अगर जिंक का कंटेंट 20 से 36% के बीच होता है तो इसका कलर येलो हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं येलो ब्रास। तो ये जो येलो ब्रास होता है इसका स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रासेस। ठीक है, तो येलो ब्रास का स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सीजन क्रैकिंग। तो सीजन क्रैकिंग जो है वो अल्फा ब्रास में एक प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रास का सीजन क्रैकिंग या इसको स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग बोला जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोल्ड वर्किंग किया जाता है ब्रास का तो ब्रास में कुछ अमाउंट में रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो जाता है, रेसिडुअल स्ट्रेस या इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। और ऐसे ब्रास को जब अमोनियम एटमॉस्फेयर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, या किसी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी यूज़ किया जाता है तो रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से ब्रास के अंदर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है और इसी कोरोजन की वजह से फिर ब्रास धीरे धीरे उसमें क्रैक आने लग जाता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। तो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को दूर करने के लिए ब्रास का जनरली एनेलिंग किया जाता है और ब्रास का एनेलिंग जनरली 250 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। तो इसको 250 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, फिर इसका फर्नेस कूलिंग कर देते हैं। इससे जो भी रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप हुआ रहता है ब्रास के अंदर में वो सब रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट अल्फा ब्रास के बारे में बताया गया है। इसका मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला है ग्लाइडिंग मेटल। तो ग्लाइडिंग मेटल में 95% कॉपर होता है और 5% जिंक होता है। और एनहेल्ड कंडीशन में इसका यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 25 kg/mm² होता है। वह इसका यील्ड स्ट्रेंथ 8 kg/mm² होता है और इलोंगेशन जो है वो 50% होता है और हार्डनेस जो है वो 60 BHN होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि एनहेल्ड कंडीशन है इसलिए इसका स्ट्रेंथ जो है वो कम है काफ़ी, ठीक है, बट इसकी जो डक्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। हार्डनेस भी कम होता है क्योंकि जब भी किसी मेटल का एनहेलिंग करते हैं तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ कम हो जाता है और डक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसका स्ट्रेंथ कम होने का दूसरा वजह ये भी है कि इसमें जिंक का कंटेंट काफ़ी कम है, ओनली 5% है। और इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर होता है कॉइन बनाने में, कॉइन्स, मेडल्स, प्लेको, टोकन, फ्यूज कैप, प्राइमर, चिप ज्वेलरी, इमिटेशन गोल्ड, बेस फॉर गोल्ड प्लेटिंग, ये सब बनाने में यूज़ होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एप्लीकेशन में जो भी पार्ट्स दिए गए हैं जो भी है इसको आप जाके गूगल में सर्च कीजिए और देखिए कि एक्चुअल में है क्या। जैसे कि प्लेको क्या है, टोकन क्या है, फ्यूज कैप क्या है, इसको एक्चुअली में देखिए कि ये कैसे दिखता है। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। सेकेंड है कमर्शियल ब्रॉन्ज। कमर्शियल ब्रॉन्ज में 90% कॉपर होता है, 10% जिंक होता है। तो देखिए यहाँ पे जिंक का कंटेंट बढ़ गया है, मतलब जिंक का कंटेंट बढ़ने की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो एनहेल्ड कंडीशन में देखिए इसका जो स्ट्रेंथ है यूटी जो है 26 है, जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 85 है और इसका जो इलोंगेशन है वो 55 है। तो यहाँ पे देखिए 5 से हमने 10 कर दिया जिंक को, इसी वजह से 25 से 26 हो गया इसका यूटीएस, ये 8 से 8.5 हो गया यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। डक्टिलिटी भी बढ़ गई और जो हार्डनेस पे ज़्यादा, हार्डनेस उतना ही है। और देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कंडीशन, ये स्प्रिंग कंडीशन मतलब होता है कि हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड कंडीशन। तो हार्डनिंग और टेम्परिंग करने से यहाँ पे देखिए इसका जो यूटीएस 26 था वो 50 हो गया है,
ठीक है, ये 8.5 था वो 43 हो गया है, और जो इलोंगेशन है वो 55 से 4 हो गया, मतलब डक्टिलिटी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जब भी हम हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं डक्टिलिटी कम हो जाती है। और ये देखिए हार्डनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 60 to 185 हो गया है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग कंडीशन में स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो डक्टिलिटी है वो है कम हो जाती है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। अब हम देखते हैं रेड ब्रास के। चलिए, ये जो रेड ब्रास है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाइए डायरेक्ट कार्ट्रिज ब्रास में। कार्ट्रिज ब्रास आपके सिलेबस में काफ़ी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कार्ट्रिज ब्रास में जो है वो 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, ठीक है। और इसकी जो UTS है वो 34 होती है, YS जो यील्ड स्ट्रेंथ 12 होती है, इलोंगेशन जो है वो 70 है और हार्डनेस 65 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट डक्टिलिटी है कार्ट्रिज ब्रास का हैंडहेल्ड कंडीशन में। वही जब हम अब इसका हम कर देते हैं वर्क हार्डनिंग, ठीक है, या कोल्ड वर्किंग इसमें कर देते हैं, तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। देखिए स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए, 34 से 38 हो गया है ना, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 12 से 44 हो गया, लेकिन डक्टिलिटी है जो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई, 70 से 3 में आ गई, ठीक है। तो हम लोग कोल्ड वर्किंग जब भी करते हैं तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल देखिए, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखिए द क्लासिक 70-30 कार्ट्रिज ब्रास यूज फॉर मेकिंग कार्ट्रिज केसेस, ठीक है, कार्ट्रिज केसेस में यूज़ होता है इसका। ओके, जो कार्ट्रिज केसेस का मतलब यहाँ पे जो बुलेट्स जो आती है गन बनाने के लिए, जो बुलेट्स है, ठीक है, तो उसको उसी को बोलते हैं, जो बुलेट्स होती है उसको कार्ट्रिज केस भी कहते हैं। बुलेट्स के अंदर जो बुलेट बनती है मेन इसी से बनती है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट इसकी डक्टिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। देखिए हाईएस्ट डक्टिलिटी यहाँ पे जितने भी ब्रास देख रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी हैंडहेल्ड कंडीशन में इसी की है, तो इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छा होता है, और ये सूटेबल होता है ड्रास्टिक कोल्ड वर्किंग के लिए, जैसे कि डीप ड्रॉइंग करना है, मतलब जो अगर आपको किसी मेटल में डीप ड्रॉइंग करना है तो इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसमें हम डीप ड्रॉइंग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट होता है डीप ड्रॉइंग के लिए। तो अगर कोई भी हमें पार्ट्स बनाना है थ्रू द डीप ड्रॉइंग, तो ये जो ब्रास है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इसका ज़्यादातर यूज़ देखिए यूज़ होता है रेडिएटर कोर्स में बनाने में, टैंक्स, हेडलाइट, रिफ्लेक्टर फॉर ऑटोमोबाइल, फ्लैश लाइट सेल्स, कंडेंसर ट्यूब्स, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, ये है एडमिरल ब्रासेस। इसमें जो है 70% कॉपर होता है, 29% जिंक और 1% तक टीन होता है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक एलिमेंट मिल रहे हैं टीन। यहाँ पे टीन का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है, टीन हम लोग मिलाते हैं क्योंकि ये जो कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है, और साथ साथ इसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है ना। और इसका यूज़ ज़्यादातर होता है कंडेंसर ट्यूब में, हीट एक्सचेंजर में, ट्यूब फॉर स्टीम पावर प्लांट, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर टीन मिलाने का सबसे बड़ा रीज़न है कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाना और स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है। अब आ जाइए 7th नंबर पे, ये 7th नंबर दिया है, ये है एल्युमिनियम ब्रास। तो एल्युमिनियम ब्रास का कॉम्पोजिशन देख लीजिए, इसमें 76% कॉपर होता है, 22% जिंक और 2% एल्युमिनियम है, ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका कॉम्पोजिशन है। और जो एल्युमिनियम ऐड करते हैं उसका रीज़न होता है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है मोर देन टीन एडिशन। मतलब जो एडमिरल ब्रास होता है उसमें हमने टीन ऐड किया था कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, है ना, लेकिन उससे जो टीन से जो है वो एल्युमिनियम ज़्यादा बेटर होता है फॉर इम्प्रूविंग कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो जो एल्युमिनियम ब्रास है वो ज़्यादातर इसको रिप्लेस कर चुका है, जो एडमिरल्टी ब्रास है उसको ज़्यादातर एप्लीकेशन में रिप्लेस कर चुका है एल्युमिनियम ब्रास, ठीक है। और इसका ज़्यादातर यूज़ देखिए होता है सेल्फ हीलिंग प्रोटेक्टिव फिल्म बनाने में, साथ ही साथ सरफेस टू रिप्लेस एडमिरल्टी ब्रास फॉर मैरीन एंड लैंड पावर प्लांट्स, ओके। मतलब ज़्यादातर देखिए पहले जो एडमिरल ब्रास होता है उसका यूज़ होता था मैरीन एप्लीकेशन के लिए, शिप बनाने के लिए,
लेकिन इसको पूरी तरह से रिप्लेस किया जा चुका है एल्युमिनियम ब्रास से, क्योंकि जो एल्युमिनियम होती है उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्फ़ा बीटा ब्रास के बारे में। तो जो अल्फ़ा बीटा ब्रास हम लोग तब बोलेंगे जब उसमें जिंक का जो कंटेंट है वो 36 to 46% तक होती है। ठीक है, अगर 36% तक कम होता है तो उसको हम अल्फ़ा ब्रास बोलेंगे, और 36 to 46 के बीच में होती है तो उसको बोलेंगे अल्फ़ा बीटा ब्रास, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें मिलता है अल्फ़ा बीटा फेज। ठीक है, तो ये 2 फेज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें अल्फ़ा और बीटा फेज होता है। तो जो बीटा फेज होता है वो ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है, जिसके कारण जो इस टाइप के ब्रासेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसकी जो वियर रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ा फेज जो है वो उसका स्ट्रेंथ कम होता है, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, और जो बीटा फेज होता है उसकी डक्टिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ब्रास जो होती है वो ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा ब्रिटल होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा ब्रास। ठीक है, और इसकी जो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो भी बहुत अच्छी होती है, और इसकी जो डक्टिलिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ बीटा ब्रास, बिकॉज ऑफ बीटा फेज इसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो कोल्ड वर्किंग करना वो बहुत मुश्किल होता है। जो अल्फ़ा ब्रास को क्या बोलते थे, कोल्ड वर्क ब्रास। ठीक है, उसकी कोल्ड वर्किंग किया जा सकता था, लेकिन अल्फ़ा बीटा ब्रास का कोल्ड वर्किंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसका केवल हॉट वर्किंग किया जा सकता है। तो इसको लगभग 800 डिग्री सेल्सियस में इसका हॉट वर्किंग करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन कुछ भी करना हो तो उसको हमें 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अल्फ़ा बीटा ब्रास दिया गया है, इंपॉर्टेंट अल्फ़ा बीटा ब्रास। सबसे पहले देखिए मुंज मेटल या येलो ब्रास। ठीक है, ये मुंज मेटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 60% कॉपर और 40% जिंक होता है। ठीक है, तो एनहेल्ड कंडीशन में देखिए इसका यूटीएस है 37, वाईएस है 15 और इलोंगेशन है वो 45% है। ठीक है, और हार्डनेस जो है वो 35 है। और अगर वही हार्ड कंडीशन बोलेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और डक्टिलिटी कम हो जाती है और हार्डनेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे हार्डनिंग ऑपरेशन कर देते हैं। एप्लीकेशन देखिए इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन होता है इस टाइप के ब्रास का। अब देखिए जो इस टाइप के ब्रास होते हैं उसकी हॉट वर्किंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मतलब हाई स्ट्रेंथ में भी इसकी स्ट्रेंथ, मतलब हाई टेम्परेचर में भी इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए इसको आसानी से हॉट रोल और हॉट एक्सट्रूजन या हॉट फोर्जिंग किया जा सकता है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ज़्यादातर इसका यूज़ होता है सीट्स इन सीथिंग का मतलब होता है ऊपर का आवरण, जो शिप होता है उसके ऊपर जो रूफ बनाते हैं उसके लिए इस टाइप का इससे बना हुआ शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंडेंसर हेड, ओके, आर्किटेक्चरल वर्क, इन सब में यूज़ होता है। लार्ज नट एंड बोल्ट्स, वॉल्ट स्टीम, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये फ्री कटिंग ब्रास। तो जो फ्री कटिंग ब्रास होता है उसमें 61.5% कॉपर होता है, 35% जिंक और 3% तक लेड होता है। तो जो लेड होता है वो एक्चुअल में मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसका एक ही काम है यहाँ पे कि मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसका यूज़ होता है ज़्यादातर इसकी जो मशीनेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इसलिए यूज़ करते हैं इसका फॉर मेकिंग गियर्स, हार्डवेयर, स्क्रू मशीन पार्ट्स, ये सब बनाने के लिए फ्री कटिंग ब्रास का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रॉन्ज के बारे में। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो भी अलॉय ऑफ कॉपर होता है, बट अगर जो प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट जिंक या निकिल ना हो कि कोई अदर एलिमेंट हो तब उसको हम बोलेंगे ब्रॉन्ज। मतलब कॉपर के साथ अगर एल्युमिनियम ऐड करते हैं या टीन ऐड करते हैं तब उसको बोलेंगे ब्रॉन्ज। ठीक है, मतलब अदर देन जिंक, अगर हम कोई भी अदर अलॉइंग एलिमेंट यूज़ करेंगे जिंक के अलावा तो उसको बोलेंगे ब्रॉन्ज। ठीक है, बेसिकली कॉपर और टीन अलॉय को ही ब्रॉन्ज बोला जाता है। ठीक है, कॉपर और टीन अलॉय जो होते हैं उसी को ज़्यादातर हम बेसिकली ब्रॉन्ज बोलते हैं। इसके अलावा और भी ब्रॉन्ज आते हैं। तो जो यहाँ पे देखिए ब्रॉन्ज की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू ब्रास। ओके, इसका कोरोजन रेजिस्टेंस
भी जो होता है वो ब्रास से ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब इसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, टफनेस है और इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो ब्रास से ज़्यादा अच्छा होता है। कंपेरेटिवली ये बहुत हार्ड होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे ब्रास से तो ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और सरफेस वियर काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे वियरिंग ज़्यादा हो, ठीक है, वियर ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगह पे हम ब्रॉन्ज की यूज़ करते हैं, ना कि ब्रास का। और जो ब्रॉन्ज होता है उसको बहुत आसानी से वायर के फॉर्म में रोल किया जा सकता है, उसका वायर, रॉड और शीट बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कितने टाइप के ब्रॉन्ज होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फॉस्फोरस जो है वो पावरफुल डीऑक्सीडाइजर है। तो जब भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं, कॉपर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं एज ए डीऑक्सीडाइजर, ठीक है। ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है, जिसकी वजह से हमें साउंड और क्लीन कास्टिंग मिलता है। ओके, मतलब जो कास्टिंग जो होती है उसमें किसी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से कोई भी ऑक्साइड फेज उसमें नहीं बनता है और ना ही कोई ब्लोज बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं साउंड और क्लीन कास्टिंग। तो जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है ब्रॉड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, दूसरा है कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। इसमें आपको मेजर जो डिफरेंस दिखाई देगा वहाँ पे ये कॉम्पोजिशन का है। देखिए यहाँ पे 6% टीन है और 0.2% कॉपर है, सॉरी फॉस्फोरस है। और यहाँ पे देखिए जो कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है उसमें 12% तक टीन है और 0.3 to 1% तक फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ब्रॉड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में जो फॉस्फोरस का कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। अब देख लेते हैं फॉस्फोरस एक्चुअली में ऐड किया क्यों जाता है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसको जो है फॉस्फोरस इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले जो फॉस्फोरस होता है वो हम एज ए डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, जिसकी वजह से हमें क्लीन और साउंड कास्टिंग मिलता है, ठीक है। क्लीन का मतलब होता है कोई भी ऑक्साइड प्रेजेंट ना होना, साउंड का मतलब होता है कोई भी ब्लोहोल्स प्रेजेंट ना होना। तो फॉस्फोरस ऐड करने से ये अच्छा कास्टिंग हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस होता है वो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। जो सी वाटर कोरोजन होता है, मतलब समुद्र के पानी से होने वाला जो कोरोजन होता है उसको कम करता है अगर उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज की डक्टिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है। इस टाइप की ब्रॉन्ज जो ब्रॉड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा अच्छा होने के कारण देखिए यहाँ पे जो है टीन केवल 6% है और फॉस्फोरस भी काफ़ी कम है। इसकी वजह से इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है। इस कारण से इस टाइप के अलॉय का यूज़ किया जाता है शीट, स्ट्रिप और वायर और रॉड बनाने में, ठीक है। मतलब हम आसानी से रोलिंग करके इस टाइप के ब्रॉन्ज का हम शीट बना सकते हैं, वायर या रॉड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कास्ट ब्रॉन्ज का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कास्ट ब्रॉन्ज में देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में टीन और फॉस्फोरस होता है। तो टीन फॉस्फोरस ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा हार्ड और इसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है उसमें जो फॉस्फोरस परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग मैक्सिमम 1% तक फॉस्फोरस होता है और ये जो फॉस्फोरस है वो एक हार्ड फेज बनाता है आयरन के साथ मिलके, ठीक है। Fe3P, ठीक है। ये Fe3P जो होता है वो एक हार्ड फेज होता है ना। और ये हार्ड फेज जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा ब्रॉन्ज जो है उतना ही ज़्यादा हार्ड और इसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, बट इसकी जो डक्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डक्टिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होता है और इसका जो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसकी टफनेस देखिए, यहाँ पर टफनेस है हाई, इसका टफनेस काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जनरली इसको यूज़ किया जाता है गियर व्हील बनाने में
बॉयलर फिटिंग में, टरबाइन ब्लेड और क्लच डिस्क बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे मेन समरी है कि जो रॉड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है उसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेंथ हार्डनेस कम होता है। वही कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और टफनेस काफ़ी अच्छी होती है, बट डक्टिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू रॉड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। अब हम देखते हैं टीन ब्रॉन्ज के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखिए, ये है अल्फा फेज। ठीक है, तो जनरली क्या होता है 11% तक अगर आप लोग रूम टेम्परेचर में जाओ तो जो टीन ब्रॉन्ज होता है उसमें मैक्सिमम 11% तक टीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर 11% से ज़्यादा अगर हम टीन ऐड करते हैं तो उसमें अल्फ़ा फेज़ के अलावा डेल्टा फेज़ अपीयर होने लगते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ ये डेल्टा फेज़ है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। इसकी वजह से जो टीन ब्रॉन्ज होता है उसकी वजह से हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। इसी के कारण ज़्यादातर टीन ब्रॉन्ज में 11% से ज़्यादा टीन का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, जो अब देखिए टीन एक्चुअल में करता क्या है इस ब्रॉन्ज में, इस टाइप के ब्रॉन्ज में। तो टीन जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ाता है और साथ ही साथ डक्टिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अगर टीन का कंटेंट 8% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर 0 से 8% के बीच जो है अगर टीन रहेगा तो इससे डक्टिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम 8% से ज़्यादा टीन ऐड कर देते हैं तो एक सडन ड्रॉप होता है डक्टिलिटी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्टीप ड्रॉप इन डक्टिलिटी। ठीक है, व्हेन टीन इज़ मोर देन 8%। अगर 8% से ज़्यादा टीन होगा तो डक्टिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा फेज़ आने लग जाता है, डेल्टा फेज़ अपीयर हो जाता है। अगर 8% से ज़्यादा टीन हम ऐड कर देते हैं तो डेल्टा फेज़ आने लगेगा और डेल्टा फेज़ के कारण डक्टिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जो यहाँ पे देखिए द स्ट्रेंथ फॉल्स ड्रास्टिकली एट 25% टीन। तो अगर टीन का अमाउंट 25% से ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेंथ भी सडन ड्रॉप होने लगता है। अगर आप ग्राफ बनाओ तो 0 से 25% तक टीन अगर आप ऐड करते जाओगे तो स्ट्रेंथ जो है टीन ब्रॉन्ज का बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर 25% से ज़्यादा टीन हो जाती है तो उसका स्ट्रेंथ उसमें सडन ड्रॉप हो जाता है, स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डेल्टा फेज़ आने लगता है और डेल्टा फेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, तो ब्रिटल होने की वजह से इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है। और जो टीन ब्रॉन्ज होते हैं उसमें टीन के अलावा और भी अलॉइंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, फॉस्फोरस है, निकिल और लेड है। जिंक एक्चुअली क्या करता है, जिंक जो है इम्प्रूव करता है प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ को। प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे मतलब है कि जो फ्लूइडिटी होती है ब्रॉन्ज की, ये उसको बढ़ाता है। तो फ्लूइडिटी बढ़ने की वजह से इसकी कास्टिंग काफ़ी आसान हो जाती है, इसको कास्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लिखा है प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी इफ़ ब्रॉन्ज। ठीक है, एंड लोअर द कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है एक्चुअली में, जो कास्टिंग कॉस्ट है, कास्ट करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगता है अगर जिंक प्रेजेंट होता है तो। और जो फॉस्फोरस होता है वो क्लीनलीनेस और साउंडनेस को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले पेज में देखा था कि ये जो है क्लीनलीनेस और साउंडनेस को बढ़ाता है, साथ ही साथ हार्डनेस और स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा इसमें निकिल होता है, तो निकिल जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, साथ ही साथ कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो टीन ब्रॉन्ज में टीन के अलावा ये सारे अलॉइंग एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाइए गन मेटल पे। तो गन मेटल का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो गन मेटल है इसमें 88% कॉपर होता है, 10% टीन और 2% जिंक होता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा कॉम्पोजिशन है इसका। तो जिंक यहाँ पे एज ए डीऑक्सीडाइजर के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, जनरली क्या है, ये ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज में जिंक कंटेंट कम होता है और इसमें जिंक मिलाने का सबसे बड़ा रीज़न है फॉर द डीऑक्सीडाइजर। तो जो ऑक्सीजन होता है इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये जो है इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाती है। ठीक है, तो अगर फ्लूइडिटी अच्छी होती है तो उसकी कास्टिंग करने भी बहुत आसान होता है।
इसके अलावा गन मेटल में, तो इसका नाम देख लेते हैं कि गन मेटल इसका नाम कहाँ से आया। तो बहुत पहले इस मेटल का यूज़ गन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, वहीं से इसका नाम पड़ा है गन मेटल। लेकिन आजकल गन जनरली स्टील से बनाया जाता है, तो इसको रिप्लेस किया जा चुका है स्टील से, लेकिन इसका जो नाम है वो अभी भी गन मेटल ही है। हालांकि इसका यूज़ गन बनाने के लिए अब नहीं किया जाता। इसको जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, प्लास्टिसिटी, एडेप्टेबिलिटी, और इसमें एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो ये सब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी और प्लास्टिसिटी ये सब बहुत ही अच्छी होती है। साथ साथ इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर मरीन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो मरीन एप्लीकेशन का मतलब होता है जो सी वाटर में शिप होती है, जब जहाज़ होती है, उस पर ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। उसके अंदर पंप बनाने के लिए, वॉल बॉडीज़, बियरिंग और हाई जो स्टीम प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले स्टीम प्लांट, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब ये है लास्ट एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। इसके अलावा और भी ब्रॉन्ज है, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, बेरिलियम ब्रॉन्ज, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब इसको खुद से पढ़ें। विजेंद्र सिंह की बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल से दिया हुआ है, तो ये सिलिकॉन ब्रॉन्ज और बेरिलियम ब्रॉन्ज को खुद से पढ़िएगा। तो जो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होती है वो कॉपर और एल्युमिनियम का अलॉय होता है, ठीक है। इसमें जो एल्युमिनियम है, इस ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम का कंटेंट अराउंड 4 से 11% के बीच में होता है। 11% से ज़्यादा एल्युमिनियम जनरली नहीं मिलाया जाता, क्योंकि ज़्यादा एल्युमिनियम मिलाने से जो ब्रॉन्ज है वो ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होती है एल्युमिनियम की कॉपर के अंदर, वो 9.5% होती है, ठीक है। एक यहाँ पे फेज़ बनता है, अगर हम कॉपर और एल्युमिनियम के फेज़ डायग्राम को देखेंगे तो इसमें एक अल्फ़ा फेज़ बनता है, ठीक है। तो अल्फ़ा फेज़ में मैक्सिमम 9.5% तक एल्युमिनियम डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। इससे ज़्यादा अगर हम मिलाते हैं तो इसमें बीटा फेज़ अपीयर होने लगेगा। तो अगर जो अलॉय है, जो इस टाइप का ब्रॉन्ज है, उसमें अगर 7.5% एल्युमिनियम हो तो उसमें सिंगल फेज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर हम कॉपर में 7.5% तक एल्युमिनियम मिलाते हैं तो इसमें सिंगल फेज़ होगा, है ना, सिंगल फेज़ मतलब अल्फ़ा फेज़ मिलेगा। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा और एल्युमिनियम ऐड करना चालू कर देते हैं तो उसमें एक दूसरा फेज़ अपीयर होने लगता है, ठीक है, मतलब बीटा फेज़ उसमें आने लग जाता है। इसके अलावा इसमें अदर अलॉइंग एलिमेंट भी ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 7.5%, तो 7.5% अगर रहेगा जो एल्युमिनियम है तो उसमें अल्फ़ा फेज़ मिलेगा आपको। तो अल्फ़ा फेज़ जो होता है उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 7.5% से ज़्यादा एल्युमिनियम ऐड करते जाते हैं तो उसमें बीटा फेज़ भी अपीयर होने लग जाता है। इससे डक्टिलिटी घटने लगती है और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने लगता है। तो अपने एप्लीकेशंस के हिसाब से हम एल्युमिनियम का एडिशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से चेंज होती है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम के अलावा और भी अलॉइंग एलिमेंट होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, सिलिकॉन और निकल, ठीक है। तो जो आयरन होता है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सिलिकॉन जो होता है वो मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और जो मैग्नीज होता है वो साउंड कास्टिंग लाता है, ठीक है। तो मैग्नीज भी एज ए डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। तो मैग्नीज जो है वो इम्प्रूव करता है साउंड कास्टिंग को। तो साउंड कास्टिंग का मतलब होता है कोई ब्लो होल्स ना होना, इसको हम बोलेंगे साउंड कास्टिंग, ठीक है। तो जो सिंगल फेज ब्रॉन्ज होता है उसकी कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। सिंगल फेज ब्रॉन्ज का मतलब है अगर 7.5% से अगर कम एल्युमिनियम होता है तो वो क्या होता है, सिंगल फेज ब्रॉन्ज होता है, और उसकी कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी होती है। इसका हम कोल्ड वर्किंग, कोल्ड रोलिंग, कोल्ड फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है, विथ हाई कोरोजन रेजिस्टेंस टू वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर सिंगल फेज ब्रॉन्ज होगा तो इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होगी, कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी, कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होगा। और ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है वाटर कंडेंसर बनाने में, वाटर कंडेंसर ट्यूब बनाने में, नट बनाने में, बोल्ट्स है,
क्रूजर रेजिस्टेंस वेजल्स है, और इसके अलावा मरीन एप्लीकेशन में इसका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कॉपर और कॉपर के अलॉय का जो भी था। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ है पढ़ने को, जैसे कि ब्रास में और भी है ना, और जो प्योर कॉपर का ग्रेड जो मैंने आपको बताया था उसमें और भी 3-4 टाइप के ग्रेड और हैं, और ब्रॉन्ज में इसके अलावा सिलिकॉन और बेरिलियम ब्रॉन्ज और है, तो उसको आप खुद से पढ़िए बुक से और उसको समझिए। ओके देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।